हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी की। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 11 एजी बॉटनी चैनल आप देख रहे हैं बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले आपके बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे थे यूनिट 5, तो यूनिट 5 को हम इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट 5? यूनिट 5 आपकी जो इस एग्जाम में आएगी वो आएगी 7 मार्क्स की। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आज इस वीडियो में आपके जो 7 मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। देखो बेटा, ये बॉटनी का सिलेबस है। सिलेबस क्या है? बॉटनी का। बॉटनी में देखो कितनी यूनिट है, एक एक करके हम चर्चा करते हैं और फिर यूनिट 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट यूनिट में बेटा पहला जो टॉपिक है आपका वो जड़ है, दूसरा चैप्टर है वो तना है, तीसरा पत्ती है, चौथा परागण और पांचवा फल है। ये आप पहली यूनिट के अंतर्गत 5 चैप्टर पढ़ोगे और 5 चैप्टर आप पढ़ने के बाद आपको 15 मार्क्स के ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 आपने देख ली। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट नंबर 2 की और यूनिट नंबर 3 की। तो देखो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें कोशिका संरचना है। कोशिका संरचना है पहला चैप्टर और दूसरा है इसमें कोशिका विभाजन और तीसरा है ऊतक के कार्य। ये आपका सिलेबस है बॉटनी का, यूपी बोर्ड का। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के, सभी के लिए सिलेबस ये समान है। तो अगर यहाँ से आप ये 3 चैप्टर को आराम से पढ़ते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा 10 अंक। कितने? 10 अंक। 10 अंक में 3 चैप्टर। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है, इसमें पहला चैप्टर है वो है जल एवं खनिज का अवशोषण। ठीक, दूसरा है बाष्पोत्सर्जन और तीसरा है खाद्य स्थानांतरण एवं संचयन। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने कितनी यूनिट बेटा देख ली? हमने यूनिट देख ली 3। अब आपकी 2 यूनिट और बची, उनकी भी चर्चा करते हैं और फिर एक एक यूनिट को अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में जाओगे तो आप वहाँ से क्या पढ़ना है आपको? आवृतबीजी पौधों के कुल यानी फैमिली। तो यहाँ से 4 फैमिली हैं आपके सिलेबस में। जैसा पहले नंबर पर दे रखा है क्यूसीबेरी, इसके बाद ग्रैमनी, फिर लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। ये अगर 4 फैमिली आप तैयार कर लेते हो तो आपको 8 मार्क्स के ये एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से अगर फैमिली पूछेगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा तो वो बनेगा 6 अंक का और 2 अंक एक वाले 1 अंक का क्वेश्चन और 1 अंक का क्वेश्चन। एक अंक के क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो यूनिट आपको दे के जाएगी वो बेटा 8 मार्क्स आपको दे के जाएगी। ठीक, अब देखिए यूनिट नंबर 5। अब हम यूनिट नंबर 5 को देखते हैं जो कि हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 देखो, इसमें है ब्लू ग्रीन एल्गी और है जीवाणु। हम अगर 2 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, किस को? ब्लू ग्रीन एल्गी को और जीवाणु को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो आज हमारे 7 अंक जो हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, ये 7 अंक क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब 2 मिनट की बात और सुन लो, इसके बाद हम टॉपिक की करते हैं शुरुआत। देखो बेटा, आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाना है और अपने अब से लेके देखो एग्ज़ाम तक आप 20 दिन का समय है लगभग आपके पास। आप 20 दिन बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को पे आ जाओ और अच्छे से मेरे साथ तैयारी कर लो। मैंने देखो सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ा दिए हैं। आप बाईपी एजुकेशन ट्रिक पे जाना, सारे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। एक एक सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट भी आपको तैयार कर दी है। सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। एक एक वीडियो को वहाँ से आराम से आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। और इतना भी नहीं कर पाते तो मैं एक एक टॉपिक को अब फिर से आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करते रहना। देखो बेटा, अगर आपके मोबाइल में अगर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हो, प्रिंट अच्छा नहीं आता हो, धीमा धुंधला आता हो, तो आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना। ठीक। यूनिट नंबर 5 देखो, यूनिट नंबर 5 है साइनोफाइटा यानी नीलहरी शैवाल। ठीक है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 नीलहरित शैवालों के नाम बताओ। तो बेटा 2 नीलहरित शैवालों के वो नाम पूछेगा, 1 अंक का यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बता देना एनाबीना और नॉस्टॉक। 2 नीलहरित शैवाल कौन कौन से हैं? एनाबीना, नॉस्टॉक। 2 नीलहरित शैवाल कौन से बताना है? एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक है, अगली ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? यानी जो ब्लू ग्रेन एल्गी है, जो नीलहरित शैवाल हैं, उनको अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, ये समझना है। तो देखो नीलहरित शैवालों की संरचना प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान होने के कारण इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। जो ब्लू ग्रेन एल्गी है, जो नीलहरित शैवाल है, इसकी स्ट्रक्चर किसके समान दिखती है? तो ये देखो प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान होने के कारण इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलहरित शैवालों का शैवालों तथा जीवाणुओं से समानता वाला एक लक्षण बताओ। यानी जो ब्लू ग्रेन एल्गी है और बैक्टीरिया है, इन दोनों में आपस में जो समानता है, उस समानता के बारे में आप एक लक्षण बता दो। इसका कहने का मतलब ये है, तो समझो। देखो ब्लू ग्रेन एल्गी है, जो ब्लू ग्रेन एल्गी शैवालों की तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। ब्लू ग्रेन एल्गी यानी नीलहरित शैवालों में क्या होता है? शैवालों की तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। इनकी कोशिका संरचना जो होती है वो किसके समान? जीवाणुओं की तरह होती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से आप समझिए। नीलहरित शैवालों का शैवालों तथा जीवाणुओं में, जो नीलहरित शैवाल है उसका शैवालों तथा जीवाणुओं से क्या समानता है, ये बताना था। तो भाई नीलहरित जो शैवाल हैं वो शैवालों की तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। जब भैया प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार से शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इनकी जो कोशिका संरचना है, कोशिका स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, वो किसकी तरह होती है? बैक्टीरिया की तरह होती है। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 अंक का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कितने अंक का? ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का बन जाएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा, आप ये बताओ ब्लू ग्रेन एल्गी का महत्व बता दो क्या है। या आपसे हिंदी में, ये ब्लू ग्रेन एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसे नीलहरित शैवाल। तो आपसे नीलहरित शैवाल करके भी पूछ सकता है और ब्लू ग्रेन एल्गी करके भी पूछ सकता है। ठीक है, या आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ खेती के काम में नीलहरित शैवाल का क्या महत्व है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप इसे मेरे चैनल से पढ़ लेना, लिख लेना कॉपी पे। देखो बेटा यहाँ से समझो, यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी जो मिट्टी है, ठीक, जो खेत की मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी उर्वरता को बढ़ाते हैं। नीलहरित शैवाल वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युग्मकों में बदल देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, जो नीलहरित शैवाल है, जो वातावरण में कितनी % नाइट्रोजन है? वातावरण में बेटा 78% नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन को क्या करता है? वो नाइट्रोजन युग्मकों में बदल देता है, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना आदि। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, समझो। देखो दूसरा पॉइंट है स्पाइलिना नामक नीला हरा शैवाल संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रोटीन मानव प्रकृति की होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में कैल्शियम तथा विटामिन्स होते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि नीलहरित जो शैवाल होते हैं वो क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बना देते हैं। देखो जो
जो मृदा जो होती है, जो मृदा कृषि योग्य नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं। उस मृदा को भी किसके योग, कृषि के योग, यानी कृषि फसल को, फसल उत्पादन के योग्य बना देते हैं। कौन, नीलहरित शैवाल। क्यों बना देते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा है, क्योंकि ये जो मृदा है उसकी उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला पॉइंट, बेटा वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि हर बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। आपको पता है क्लास 11 एग्रीकल्चर है और क्लास 11 एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बच्चा फेल होता है, इस बात को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक। और ये फेल कराने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, बॉटनी और मैथ सबसे ज़्यादा, और फिजिक्स। बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, इनमें खूब बच्चे फेल होते हैं। अगला पॉइंट है, यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, यह मृदा में कौन से कार्बनिक पदार्थों को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नील हरित शैवाल जलाशयों के जल को विषाक्त कर देते हैं, जिससे जलीय प्राणी और पानी पीने वाले पशुओं को हानि पहुंचती है। देखो, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो जलाशय होते हैं, जिन जलाशयों में इकट्ठा पानी हो जाता है उसको विषाक्त यानी टॉक्सिक कर देते हैं, ठीक है, जहरीला कर देते हैं, जिससे जो जलीय प्राणी होते हैं, जैसे पानी पीने वाले जो प्राणी होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो पानी पीने वाले या फिर पशु कह लो, उनको क्या करते हैं, वो हानि पहुंचाते हैं। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये 4 अंक का क्वेश्चन है। अब देखो हम चलते हैं बैक्टीरिया से संबंधित पूछेंगे, समझेंगे बैक्टीरिया के बारे में। देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताओ बैक्टीरिया यानी जीवाणु के समान लक्षण बताओ। तो देखो यहाँ पे भाई ये भी क्वेश्चन आपसे 4 अंक का पूछा जा सकता है और 2 अंक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीवाणु के समान आपको लक्षण बताने हैं। तो पहला लक्षण क्या है समझो। देखो जीवाणु हर स्थान पर, हर स्थान का मतलब जैसे जल हुआ, थल हुआ या वायु, वह हर समय पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा है जीवाणु का आकार मुख्य रूप से कैसा होता है, गोल होता है, छड़ाकार होता है तथा सर्पिलाकार होता है। इन तीनों की बात हम इसी वीडियो में आगे, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी संरचना भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपने 2 पॉइंट याद कर लिए कि भाई जीवाणु हर स्थान जैसे जल हुआ, थल हुआ, वायु हुआ, हर समय पाए जाते हैं। और जीवाणु जो मुख्य जो आकार है वो कैसा होता है भाई, गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं और सर्पिलाकार होते हैं। 2 पॉइंट तो आपने याद कर लिए। अगला पॉइंट याद करिए भाई, जीवाणु कोशिका की कोशिका जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। जब भी जीवाणु कोशिका की बात आए तो आपको ये बताना है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है, जीवाणु अति सूक्ष्म कोशिका के रूप में साधारणतः 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक व्यास वाले होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। जीवाणु जो होता है कैसा होता है, अति सूक्ष्म, ठीक, कोशिका के रूप में साधारणतः कितने माइक्रोन, 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। देखो जीवाणु के लिए आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अगला जो 5वां पॉइंट है वो है जीवाणु को आकार मुख्यतः गोल, छड़ाकार और सर्पिलाकार। ये जो वाला पॉइंट है ये दूसरा ही पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जीवाणु हर स्थान जल, थल, वायु व हर समय पाए जाते हैं। जीवाणु मुख्यतः गोल, छड़ाकार, सर्पिलाकार होता है। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की होती है। जीवाणु अति सूक्ष्म कोशिका के रूप में साधारणतः 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक व्यास वाले होते हैं, ठीक। अब जो अगली आपकी हेडिंग आएगी वो बेटा आएगी जीवाणुओं में पोषण। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी हेडिंग है आपकी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा पेपर में, जीवाणुओं में पोषण, ठीक है। तो देखो पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, या कह सकते हो आप पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी जीवाणु, ठीक। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वपोषी, ठीक। अब स्वपोषी में इसके पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक। उनको हम एक एक करके समझेंगे। चलिए बेटा समझिए, यहाँ पे देखो जो बैक्टीरिया है
पोषण के आधार पर दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। तो हमारी जो पहली हेडिंग आएगी, देखो का नंबर पर दिया है स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी के अंतर्गत दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, पहला है देखो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। इसी प्रकार से परपोषी जो बैक्टीरिया हैं उसके भी प्रकार हैं, वो 3 प्रकार के, वो भी हम समझेंगे। तो एक एक करके बेटा एक एक करके की बात करते हैं, ठीक। तो समझो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? देखो इनमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल जैसा वर्णक पाया जाता है और यह जल के स्थान पर H2O यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में आपको ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। यह जीवाणु विभिन्न रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण के लिए करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया, ये पूरा है, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया नाइट्रिकलर जीवाणु। अब देखते हैं हम परजीवी जीवाणु। तो परजीवी जीवाणु के बारे में आप समझो। देखो परजीवी जीवाणु क्या होते हैं? अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो निम्न 3 प्रकार इनके कौन कौन से हैं, ये देखो आपके सामने हैं। परपोषी जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं, ठीक है। तो परजीवी की बात करते हैं। ऐसे जीव जंतु या पादप कोशिकाओं से प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं, ये रोगजनक होते हैं, ठीक है। तो ये परजीवी कहलाते हैं। दूसरा है मृतजीवी। तो यह मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपने लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। इनके कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो ये मृतजीवी कहलाते हैं। सहजीवी क्या होता है? कुछ जीवाणु अन्य जंतु या पौधों के साथ रहते हुए एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं, जैसे मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई, ये आपके सहजीवी हैं, ठीक। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका बना पेपर में तो ये भी कितने अंक का बनेगा? ये बेटा आपका 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा और अभी से रट लीजिए। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अंक में भी पूछा जा सकता है और 6 अंक में भी पूछा जा सकता है। 4 अंक में और 6 अंक में ये क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछा जाने वाला है। तो समझो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। अब देखो जीवाणुओं का जब आर्थिक महत्व आप पढ़ोगे तो भाई कुछ जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक जीवाणु भी होते हैं और कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लाभदायक जीवाणु आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम हानिकारक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवाणु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। जीवाणु हमारे मित्र एवं शत्रु दोनों हैं। मित्र का मतलब मित्र होंगे तो जाहिर सी बात है लाभदायक होंगे, शत्रु होंगे तो जाहिर सी बात है नुकसानदायक होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लाभदायक जीवाणु। समझो देखो रेशे प्राप्त करने में पहला जो जीवाणु है उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? रेशे प्राप्त करने में, यानी जूट, पटसन आदि से रेशा प्राप्त करने में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइकम जीवाणु सहायक होता है। तो इसका नाम रखना है याद, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइकम जीवाणु जो है वो पटसन तथा जूट का रेशा प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। अगला आपका है तंबाकू उद्योग में। तो तंबाकू उद्योग में क्या है? देखो बैसिलस मेगाथेरियम द्वारा किण्वन से तंबाकू का स्वाद और सुगंध जो है वो बढ़ जाती है, ठीक। आपकी 2 हेडिंग कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग आपकी है वो है अल्कोहल, सिरका, एसीटोन निर्माण, ठीक है। ऐसा जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अल्कोहल, सिरका और एसीटोन निर्माण में सहायता करता है या सहायक है। देखो जीवाणु किण्वन द्वारा शर्करा, स्टार्च, अल्कोहल, सिरका और एसीटोन आदि बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है चाय उद्योग। तो देखो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको कौन सा बैक्टीरिया याद रखना है? माइक्रोकोकस बैक्टीरिया है, वो किण्वन द्वारा चाय का क्या करता है? चाय का स्वाद तथा सुगंध बढ़ा देता है, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है
डेयरी उद्योग में, यहाँ पे देखो डेयरी लिखा है, डेरे लिखा है, यहाँ पे डेयरी कर लेना, डेयरी उद्योग में, ठीक। तो बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसमें? दूध की लैक्टोज शर्करा को किसमें बदलता है बेटा? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इससे दूध से दही बन जाता है, ठीक। जीवाणु दूध की कैसीन प्रोटीन को अपक्षेपित करके पनीर बनाते हैं। दही से मक्खन तथा घी प्राप्त होता है। तो ये डेयरी उद्योग में हो गया लाभदायक बैक्टीरिया। अब देखो औषधियाँ, तो औषधियाँ बनाने में भी लाभदायक है बैक्टीरिया। किस प्रकार से समझो। जीवाणु से अनेक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस। जीवाणु की विभिन्न जातियों से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि प्राप्त होती है। ये तो थे लाभदायक जीवाणु। अब देखो हानिकारक जीवाणु, तो हानिकारक जीवाणु भी आप समझिए। देखो बेटा हानिकारक जीवाणु, जीवाणुओं से रोग। देखो जीवाणुओं से क्या होता है भाई? हैजा होता है, पेचिस, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। तो इतने सारे रोग हो जाएंगे, तो भाई जीवाणु क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट है जीवाणु और विनाइटीकरण, ठीक। कुछ बैक्टीरिया भूमि की नाइट्रेटस, नाइट्राइटस, अमोनिया आदि को नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़कर उसमें नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। ऐसे जीवाणु विनाइटीकरण कहलाते हैं या विनाइटीकारक कहलाते हैं। इस प्रकार इन जीवाणुओं द्वारा भूमि की जो होती है वो उर्वरा शक्ति जो होती है कम हो जाती है। तो भाई इस प्रकार से ये क्या है? नुकसानदायक बैक्टीरिया है, ठीक। नेक्स्ट है जीवाणु तथा अन्य उपयोगी पदार्थ। देखो अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे दवाओं, कपास आदि को जीवाणु कुछ एंजाइम बनाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार कुछ जीवाणु लोहे, सीमेंट आदि के पाइपों को गलाकर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो ये थे आपके हानिकारक जीवाणु। जीवाणुओं से रोग, जीवाणु और विनाइटीकरण, जीवाणु तथा अन्य उपयोगी पदार्थ। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला टॉपिक, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी एग्ज़ाम में कंपटीशन में बैठना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा 100%। तो इस टॉपिक को आप मिस मत करिए, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ना तो 4 अंक का, ना 6 अंक का, यहाँ से 1 या 2 अंक का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। देखो चल, अचल या चल जीवाणु, ठीक। नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया। तो देखो अनेक बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। इनमें कसाबिका यानी फ्लैजेला नहीं होता। इन्हें एट्राइकस जीवाणु भी कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, ठीक। अब आगे समझो। मोटाइल बैक्टीरिया में प्रायः जो फ्लैजेला होता है, हिंदी कसाबिकाएँ और इंग्लिश में फ्लैजेला संख्या तथा स्थिति में भिन्न भिन्न होती है। इनके अनुसार जीवाणुओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो आप ये विभाजन पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मोनोट्राइकस या लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या पेरीट्राइकस। इसमें से अंदर से क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे पूछेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक सिरे पर केवल एक फ्लैजेला या एक कसाबिका होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोट्राइकस, जैसे विब्रियो। अब देखो ये है, ये आप देख रहे हो, ये बैक्टीरिया है, ये इस प्रकार से बैक्टीरिया है। तो इसके एक किनारे पर ये क्या है? ये कसाबिका है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम बोलते हैं। तो एक ऐसे पूछेगा आपसे पेपर में, आप ये बताओ ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है जिसके एक किनारे पर क्या होता है? फ्लैजेलम होता है या कसाबिका होता है। तो आप तुरंत बताओगे ये इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो लोफोट्राइकस क्या है? जिसके एक सिरे पर एक से अधिक, यहाँ पे देखो इसके एक सिरे पर केवल एक था, ठीक। इसमें लोफोट्राइकस में क्या कह रहा है? इसके एक सिरे पर एक से अधिक कसाबिकाएँ होती हैं। देखो इसका एक सिरा ये और एक सिरे पे एक से अधिक, देखो ये कसाबिकाएँ। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है थायोस्पाइरोरिल्लम, ठीक। अगला
अगला पॉइंट है आपका एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस क्या है? देखो जीवाणु कोशिका के दो सिरों पर, अब यहाँ पे देखो जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों की बात करेगा, दो सिरों पर एक एक अथवा अधिक संख्या में कशाभिकाएँ होती हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनार्स या स्पाइरोलिलम। अब देखो ये जैसे जीवाणु कोशिका आई है, अब इसके दोनों सिरों की बात कर रहा है, एक या एक से अधिक क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक फ्लैजिला हो सकते हैं, यानी कशाभिकाएँ हो सकती हैं, इसी को बोलते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक, अब इसका लास्ट बचा देखो, वो पढ़ते हैं चौथा वाला। चौथा क्या है? देखो पेरीट्राइकस है। चौथा क्या है बेटा? पेरीट्राइकस। जब जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशिकाएँ होती हैं, यानी जब जो ये देखो ये जीवाणु कोशिका है, जब इसके चारों ओर ये कशिकाएँ इसके जब चारों ओर होंगी तो तुरंत समझ जाना ये पेरीट्राइकस वाला है। कौन सा है? पेरीट्राइकस वाला। जब चारों ओर कशिकाएँ होती हैं तो वो क्या कहलाता है? पेरीट्राइकस, जैसे बैसिलस, टाइफस आदि। अब देखो हम यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, एक या दो नंबर का, तो यहाँ से बनेगा। सबसे पहले वो ये पूछता है, आप ये बताओ कि भाई जो रोग होते हैं जीवाणु के द्वारा वो कौन कौन से रोग होते हैं, या एक रोग दे देगा और आपसे पूछेगा ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, या आपसे ऐसे पूरे के पूछेगा कि आप जीवाणु बताओ और उस जीवाणु का नाम बताओ, रोग बताओ और जीवाणु का नाम बताओ। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया से होने वाले बेटा रोगों को याद करेंगे। तो देखो कौन कौन से रोग हैं ये मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो पहला है हैजा। हैजा बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग, इन चारों की बात एक ही है, ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। टिटनेस बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से, प्लेग और कुष्ठ, ये सारे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में बेटा इनको नोट कर लो, ये आपको यहाँ से एक नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपको से दूसरी टाइप से पूछेगा कि आप ये बताओ जो हैजा रोग होता है, हैजा रोग का जीवाणु कौन सा है। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे जीवाणु। देखो हैजा क्या है? विब्रियो कॉलरी, ऐसे आप ध्यान रखो। देखो हैजा किसके माध्यम, हैजा का जो जीवाणु है कैसे याद करोगे, मैं जैसे कि मैंने याद करी वैसे ध्यान रखना है। देखो हैजा है तो हैजा आप ध्यान रखोगे कि पड़ोस की एक बीवी है, बीवी से क्या ध्यान रखना है? विब्रियो, उसे क्या हो गया? कॉलरा हो गया। तो कॉलरा, ठीक है, पड़ोस में एक बीवी रहती थी, उसे कॉलरा और हैजा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, बीवी से हमने याद करा था विब्रियो और कॉलरा हो गया तो विब्रियो कॉलरी, और क्या हुआ? हैजा हुआ साथ में। तो पड़ोस की जो बीवी थी उसे बीवी थी, वो कॉलरा और हैजा दोनों हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम ध्यान रखना है आपको, विब्रियो कॉलरी है वो हैजा का है। नेक्स्ट डिप्थीरिया, क्या है? डिप्थीरिया। अब देखो यहाँ पे है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो देखो डिप्थीरिया इसमें है और डिप्थेरी इसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, कौन सा है? कोरिनोबैक्टीरियम। अगर ये आपको ध्यान ना रहे तो आप इस प्रकार से रखना। अभी देखो हाल ही में क्या आया था? कोरोना आया था। तो कोरोना, इसमें देखो कोरोना का साउंड आ रहा है, तो उसी प्रकार से ध्यान रखना, कोरोना से कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वो है, इसमें देखो इसमें आ रहा है निमोनी, क्या आ रहा है? निमोनी। अब ये और आपको ध्यान रखना है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या होता है बेटा? डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक, अगला है तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग। तो इसका जो होता है देखो क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम। देखो एक मिनट रुकिए आप, वीडियो थोड़ा सा बेटा लंबा होगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा दूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो ये वाला देखो तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग। अब ध्यान रखो, देखो इतने सारे रोग हैं, तपेदिक है, टीबी है, यक्ष्मा है, क्षय रोग है। तो इतने सारे रोग हैं, इतने सारे रोग को एकदम से तो ठीक किया नहीं जा सकता है। ठीक है, और एकदम से पता भी नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके लिए इन सब रोगों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको ध्यान रखना है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? माइक्रोस्कोप। तो देखो माइक्रो से ध्यान रखना है माइक्रोबैक्टीरियम, क्या? माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें टिटनेस।
तो जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है ये आपको ध्यान रखना है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। देखो यहाँ पे टिटनेस है और यहाँ पे टेटेनी है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड, तो टाइफाइड का क्या हो जाएगा, टाइफी। यहाँ पे देखो टाइफी आ रहा है, यानी साल्मोनेला टाइफी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स, तो एंथ्रैक्स का हो जाएगा लैसिलस, बैसिलस और एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट है प्लेग, तो प्लेग का हो जाएगा पास्चुरेल्ला पेस्ट्रेस, पास्चुरेल्ला पेस्ट्रेस। कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ का हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगली ओर चलते हैं। अगला टॉपिक देखो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये भी समझो। देखो कुछ देखो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, ये आपको समझना है। जैसे सॉर्सेनी बैक्टीरिया की बात करें तो देखो यह 3 तलों में विभाजित होकर तथा 8 या अधिक कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं, जिसे सॉर्सेनी कहते हैं। एग्जाम्पल है सॉर्सेनी लुटिया। ये देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप कुछ बना सकते हो इस प्रकार से। ये जो है वो सॉर्सेनी बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बैसिलाई, तो बैसिलाई आप कैसे पहचानोगे कि भाई कि ये बैसिलाई है। देखो ये सब माइक्रोस्कोप पे देखोगे आप, तभी आपके लिए स्ट्रक्चर दिखाई देगी, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये पहचानोगे कैसे है, ये बैसिलाई है तो समझो इसकी पहचान क्या है। देखो यह जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के, यहाँ पे डंडा कर लेना, ठीक है, ठंडा लिखा है, डंडा है, ये डंडे के आकार के होते हैं। ये चल या अचल होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से निम्न प्रकार हैं, जैसे डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और आपका स्पाइरलाई, और भी है देखो स्पाइरलाई, कोमा है, कोमा के बाद एक और होगा। चलिए 4 प्रकार हैं, तो इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। चलो देखिए समझिए। दूसरा प्रकार, पहला सॉर्सेनी हो गया आपका, सॉर्सेनी आपका हो गया। 1 मिनट रुकिए, हम चेक करते हैं 1 मिनट, तभी हम अपने लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, पहले चेक करते हैं इसके बाद पढ़ते हैं। चलो पहले ये पढ़ना था, पढ़ा दिया हमने पहले ये वाला। चलो कोई टेंशन नहीं है, कोई सा भी आप पढ़ लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस को समझिए आप। देखो यह बैसिलस चैन में मिलता है, चैन में मिलता है, जैसे बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, चैन के रूप में इस प्रकार से मिलता है, ये इस प्रकार से ये मिलता है। ये है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो ये वाला इस प्रकार से आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। नेक्स्ट है स्पाइरलाई, ठीक है। तो स्पाइरलाई के बारे में समझिए। देखो यह लंबे किंतु स्प्रिंग की तरह सर्पिल या पेच की तरह होते हैं। यह सामान्यतः एकल मिलते हैं। इनके शरीर पर एक या एक से अधिक रोभाम्ब पाए जाते हैं। ये देखो इस प्रकार से स्पाइलम की स्ट्रक्चर ये है, इस प्रकार का ये बैक्टीरिया दिखाई देगा, इसी को हम बोलेंगे स्पाइरलाई। नेक्स्ट, अब देखो ये कॉमा के आकार के बैक्टीरिया हैं। किसके आकार के? कॉमा के आकार के। यह सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकृति में होते हैं। इनका आकार कॉमा के समान होता है। इनके सिरे पर फ्लैजला भी मिलते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी। ये देखो बेटा कॉमा के आकार के हैं, इनके देखो सिरे पर क्या है? फ्लैजला है, ठीक है। ये देखो विब्रियो कॉमा, ठीक है, कॉमा के आकार के हैं, विब्रियो कॉलरी। यहाँ पे लिखा जाना था विब्रियो कॉलरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कॉमा के आकार के होते हैं। नेक्स्ट, अगला देखो बैक्टीरिया एवं साइज। पहले हमें ये पेज पढ़ना था, उसके बाद ये जो हमने पेज पढ़ लिया वो पढ़ना था। क्रम उल्टा हो गया, कोई टेंशन नहीं है। बैक्टीरिया तो आपको पढ़ने थे, वो समझ लिए आपने। देखो माप, जीवाणुओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अध्ययन माइक्रोस्कोप से
किया जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही आप देख सकते हो, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हो, और ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनके माप की इकाई माइक्रोन है। ठीक है, इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। इनका औसत जो माप है वो 0.5 से 1 माइक्रोन गुणे 2 से 5 माइक्रोन तक होता है। ये इनका साइज है। अब आकार की बात करें, आकार के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, किंतु एक जाति के सभी जीवाणु आकार में समान होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कोकाई। ठीक, पहले नंबर पर क्या है? कोकाई। अब कोकाई के जो प्रकार हैं, ठीक है, देखो, ये जीवाणु गोलाकार होते हैं। इनका व्यास 0.5 से 1.25 माइक्रोन तक हो सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस क्या है? जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं तब इनको माइक्रोकोकस कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस। ठीक है, ये हैं, देखो, ये गोलाकार है, अंडाकार, ये वाले, ये कैसे, कौन से बैक्टीरिया हैं? माइक्रोकोकस। नेक्स्ट, डिप्लोकोकस। तो डिप्लो का मतलब तो साइज, जाहिर सी बात है, डिप्लो का मतलब है डाई, तो डाई का मतलब 2। ठीक है, जब कोकस 2 के समूह में मिलते हैं तो डिप्लोकोकस कहलाते हैं, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी। देखो, ये है पेड़ के रूप में, ये देखो है पेड़ के रूप में, ये डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस का मतलब है डिप्लो का मतलब डाई आ रहा है इसमें, तो डाई का मतलब 2। ठीक है, ध्यान से रखना। अगला आपका है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है? जब कोकस बैक्टीरिया एक लंबी चेन में मिलते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये भाई स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कहलाएंगे। इस प्रकार से देखो, ये इनकी स्ट्रक्चर देख लो आप, इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहलाएंगे। नेक्स्ट इसमें है टेट्राइड। क्या है? टेट्राइड। यह जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं, जैसे नाइसेरिया। ये देखो, 4 के जीवाणु 4 के समूह में मिल रहे हैं। इस प्रकार से देखो, ये 4 के समूह में है, इस प्रकार से गोल 4 के समूह में, तो ये कहलाएंगे टेट्राइड। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है, ये देखिए लास्ट है आपका, ये है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इनको समझिए आप। देखो, कोकस बैक्टीरिया के अनियमित समूह को स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस। ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका आज का जो वीडियो था, ये 7 अंक आपको दिलाएगा। ठीक है, 7 अंक का आपको, अगर ये वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, 2 से 3 बार आप देख लोगे तो पूरा आपको वीडियो रट जाएगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी थी और बैक्टीरिया था। इस वीडियो से बाहर का अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आप विश्वास करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, वो लेके आएंगे फैमिली की। ठीक है, फैमिली की जो वो है 8 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या 8 मार्क्स की वो यूनिट आपसे पूछी जाएगी, तो उसी यूनिट पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये यूनिट आपकी नेक्स्ट डे आएगी, यानी कल जो आपकी यूनिट आएगी, ये वाली। देखो, मैंने आपको कौन सी यूनिट करा दी आज, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, मैंने आपको ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करा दी है। यूनिट नंबर जो 5 आएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी जीवाणु, ये कंप्लीट होगा। ये 7 अंक आपके कंप्लीट हो गए। कल मैं आपको यूनिट नंबर 4 कराऊँगा, क्यूसीफोरी ग्रैमनी लेगुमिनेसी सोलेनेसी। या 8 नंबर आपके कल क्लियर हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।